एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन जंतु प्रजनन, जंतु प्रजनन। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लास्ट लेक्चर बचा है, इसका कंप्लीट हो जाएगा। जंतु प्रजनन सब कुछ देख चुके हैं, एक दो जो कैटेगरी है वो और डिस्कस करेंगे। एक आता है फर्टिलाइजेशन में इसके टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के प्रकार हैं, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ह्यूमन के रेफरेंस में अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन के तौर पे बताऊं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं कि इस प्रकार का निषेचन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन शरीर के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। किसमें पाया जाता है, ये देखने को मिलता है गाय, कुत्ता, बिल्ली, चिंपैंजी यानी बंदर एंड ह्यूमन ऑल्सो। ह्यूमन में तो होता ही होता है ना। तो इनमें इंटरनल देन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में ये होगा कि इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है शरीर के बाहर की ओर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो जलीय प्राणी होते हैं, जल में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनमें पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल के एग्जाम्पल है। मुर्गी भी इसमें सम्मिलित हुई जाती है, मुर्गी। ऑलराइट, अब ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। इंटरनल की बात कर चुके हैं, एक्सटर्नल है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। होता यह है कि जल में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो, जैसे कि फीमेल है, फीमेल अपनी एग है वो काफ़ी संख्या में एग है वो जल में निर्मोचित करेगी, काफ़ी सारी संख्या में एग। उसके बाद में होगा ये कि वहाँ पे उसी स्पीसीज के उसी जाति के जो नर हैं वो वहाँ रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं, एंड वो भी लाखों की संख्या में स्पर्म है वो निर्मोचित करते हैं, और एग और स्पर्म का दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। क्या रीजन है, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या रीजन है। मैंने अभी आपको बताया था कि मुर्गी में, देखो मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन आपने एक चीज़ सुनी होगी कि मुर्गी है वो अंडा देती है, मुर्गी एग है वो रिलीज करती है, एग देती है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया कि मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा, एक मैंने आपको ये बताया कि मुर्गी अगर एग देती है, मुर्गी एग दे रही है, तो इसका क्या रीजन है कि मुर्गी सिंगल एग देती है, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्थलीय प्राणी होते हैं ये लाखों की संख्या में एग जो है वो रिलीज करते हैं, एंड उस पे लाखों की संख्या में स्पर्म रिलीज करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जो मुर्गी है उस मुर्गी में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट तो अंदर की ओर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, यानी फीमेल गैमेट अंदर फर्टिलाइजर हो रहा है शरीर का, लेकिन वो बाद में शरीर से आउट ऑफ बॉडी हो जाता है एग, और उसके बाद में मुर्गी की जो संतति होती है वो बाहर निकलती है, यानी चूजा बाहर निकलता है, एंड उसके बाद में वो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये लाखों की संख्या में इसलिए रिलीज किए जाते हैं कि जल में रहते हैं, तो जल में रहते तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे हवा का भी प्रभाव हो सकता है, वहाँ पे उन पे बरसात का भी उन पे प्रभाव पड़ेगा, और उन पे प्रभाव पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जल में
रहने वाले जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज भी उनको एग को वो खा जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये लाखों की संख्या में एग और स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, ताकि अगर पूरी एग फर्टिलाइज ना हो तो मिनिमम अमाउंट कुछ मात्रा में भी एग फर्टिलाइज हो सके, इसलिए इनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। जबकि मुर्गी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और फर्टिलाइज्ड एग को मुर्गी रिलीज करती है, ना कि सिंगल एग को। ऐसा नहीं होता कि एग रिलीज होने के बाद भी फर्टिलाइज होता है, ऐसा नहीं होता है, उसके बाद में वो रिलीज करती है। देन एक कॉन्सेप्ट आता है जरायुज और अंडयुज प्राणी का। जरायुज प्राणी और अंडयुज प्राणी, जरायुज और अंडयुज में क्या डिफरेंस है? देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जरा अंडयुज यानी इस प्रकार के एनिमल जो कि शिशु को जन्म देते हैं, यानी इस प्रकार के एनिमल जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। इस प्रकार के एनिमल जो कि एग है वो रिलीज करते हैं वो अंडयुज प्राणी कहलाते हैं। अब देखिए मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मुर्गी है वो इसमें सम्मिलित होगी अंडयुज प्राणी में। मुर्गी का एग्जाम्पल इसमें सम्मिलित होगा। देन ये जलीय प्राणी, एक्वेटिक प्राणी है, वो इसमें आ जाएंगे। देन ये सारे के सारे हैं गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ह्यूमन, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे इस शिशु को जन्म देने वाले में। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक आता है मेटामॉर्फोसिस का, कायांतरण का कॉन्सेप्ट। कायांतरण जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। कायांतरण में होता ये है, कायांतरण फर्स्ट ऑफ ऑल तो ह्यूमन में देखने को नहीं मिलता, किन जंतु में देखने को मिलता है मैं वो बता देती हूँ। उन जंतुओं में कायांतरण देखने को मिलता है जिनमें जो संतति जन्म लेती है वो संतति उसी स्पीसीज की जो अडल्ट होती है उसके समान नहीं होती, यानी निश्चित परिवर्तन होने के बाद में वो संतति अडल्ट के समान दिखाई देती है, उनमें कायांतरण की प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप रेशम कीट पालन के बारे में आपने सुना होगा। जो रेशम कीट होता है उस रेशम कीट में मेटामॉर्फोसिस होता है। कैसे होता है कि जो रेशम कीट होता है उस कीट में जो एग निकलता है, रेशम कीट की मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग होता है ना, एग से क्या निकलेगा? एग से निकलेगा लार्वा, एग से लार्वा निकलता है और इस लार्वा को इल्ली भी कहते हैं। रेशम कीट का जो लार्वा होता है इसे इल्ली भी कहते हैं। देन ये आगे लार्वा है, ये कन्वर्ट कौन सी स्टेज में कन्वर्ट होता है? ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, एंड प्यूपा में कन्वर्ट होने पे ये वयस्क में अडल्ट में कन्वर्ट होता है और ये अडल्ट होता है रेशम का, रेशम कीट ये अडल्ट होता है। अब जो ये रेशम कीट अडल्ट है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है ये इस लार्वा की मॉर्फोलॉजी से डिफरेंट होगी, यानी ऐसी बाहरी तौर पर देखकर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये ऐसा पता नहीं चलता है कि ये रेशम कीट बनेगा आगे ना, अगर अचानक ऐसे देखें तो, है ना। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ मेंढक का। मेंढक में भी मेटामॉर्फोसिस है वो देखने को मिलती है। मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और मेंढक में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। जैसे मेंढक के एग है, एग से क्या निकलेगा? एग से टेडपोल, एग से टेडपोल निकलेगा। जो टेडपोल इसका लार्वा होता है ना, इसके लार्वा को भी कहते हैं। एंड देन ये जो टेडपोल है ये कन्वर्ट होता है किसमें? ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है और अडल्ट क्या होता है? अडल्ट मेंढक होता है। तो ये मेंढक और मेंढक की मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी जो मेंढक का जो आकार प्रकार होगा और टेडपोल का आकार प्रकार बिल्कुल डिफरेंट होगा। टेडपोल में निश्चित परिवर्तन होंगे और उसके बाद में मेंढक का है वो जो निर्माण होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो
मेटामॉर्फोसिस वाले प्राणी होते हैं, उन प्राणी में अडल्ट के जो लक्षण होते हैं वो जो न्यूबॉर्न संतति होती है, जैसे कि लार्वा, ये इल्ली है, जैसे कि टेडपोल है, इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की मैं बात करूं, ह्यूमन के रेफरेंस में मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन की न्यूबॉर्न बेबी होती है, न्यूबॉर्न बेबी जो शिशु है, ह्यूमन का जो बच्चा, वो भले ही छोटा हो लेकिन वो देखने में बिल्कुल ह्यूमन लगता है, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। उसकी वही 2 आंखें, उसका वही एक सिर होता है, उसी प्रकार की उसकी बनावट होती है, इसलिए मेटामॉर्फोसिस है इन प्राणियों में नहीं देखने को मिलता है। देन एक आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है ना, वो टेबल थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल है तो उसको छोड़ नहीं सकते। वो टेबल ये है कि प्राणी और उनसे उत्पन्न बच्चे इनका क्या नाम है। जैसे कि मानव है, मानव के द्वारा उत्पन्न बच्चे को क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है ना। एंड मुर्गी का मैंने बताया था आपको, मुर्गी के द्वारा उत्पन्न बच्चे को कहा जाता है चूजा। मुर्गी के द्वारा उत्पन्न बच्चे को चूजा कहा जाता है, चूजा कहा जाता है, चूजा। ठीक है, इसी प्रकार से गाय के द्वारा उत्पन्न बच्चे को कहा जाता है बछड़ा कहा जाता है ना। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि तितली के द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है उसे कहते हैं बटरफ्लाई बेबी, है ना। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, डॉग के शिशु को पप्पी कहा जाता है, कुत्ता डॉग के शिशु को पप्पी का डॉग, एंड इसके शिशु को कहा जाता है पप्पी। ऑलराइट, तो ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल हैं इसके शिशु को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था मेंढक, यहीं से आप क्लियर कर सकते हो। मेंढक को कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है, एंड जो बिल्ली होती है, बिल्ली के शिशु को किटन कहा जाता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बिल्ली की जो संतति होती है उसको किटन कहा जाता है, KITTEN, किटन। तो यहाँ एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में इसके अगले वाला चैप्टर करेंगे जो एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, उसके बारे में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।